डिफ्यूज़न के बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की जो खोज की थी वो 1748 में नॉलेट ने की थी, और इसका जो स्टडी है वो ड्यूट्रोच ने 1827 में की थी। प्लांट फिजियोलॉजी में इसके यूज़ को, इसकी उपयोगिता को सबसे पहले ट्राउड ने 1867 में इसको बताया था। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके लिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ज़रूरी है, और ये लिक्विड में फॉर्म होती है ऑस्मोसिस। इसके लिए दोनों जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे दोनों सिस्टम से तात्पर्य यहाँ पर जो दो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं या दो अलग अलग सिस्टम है, उनमें जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल नहीं होती है, और किसी भी सिस्टम में एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी मॉलिक्यूल्स पर किसी पदार्थ के जो 1 मोल है उसकी स्वतंत्र जो एनर्जी होती है उसे रासायनिक पोटेंशियल या उसको विभव कहा जाता है। जो प्योर वाटर होता है उसका रासायनिक विभव जो होता है वो ज़्यादा होता है। इस रासायनिक विभव या केमिकल पोटेंशियल को हम डेल्टा जी के डिफरेंस से इसमें हम जानते हैं। यह पदार्थ के ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेसेसरी होता है। इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की कंडीशंस में ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की जो रेट्स होती है वो दोनों समान होती है। साम्यावस्था की अवस्था में दोनों ही सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों में ही ये रेट इक्वल होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस के एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर सीड लिए हैं जो ड्राई सीड है, जिनके अंदर जो वाटर होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है, बिल्कुल कम, और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल लो होती है। इन सीड को हम सॉल्यूट कहते हैं, और इन सीड के ऊपर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। इन सीड्स को एक बीकर या पोट में एक प्योर वाटर यानी शुद्ध पानी जिसकी हाई कंसंट्रेशन होती है, जो कि डाइल्यूट होता है और सॉल्वेंट कहलाता है, उसमें डिज़ोल्व कराने पर धीरे धीरे सीड के अंदर पानी प्रवेश करने लगता है, और एक टाइम पीरियड वो आता है जब कि सीड के अंदर फुल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर चली जाती है। अब सीड में एक्सेस वाटर अंदर एंटर होने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तब उस अवस्था को हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था को कहते हैं, जबकि दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन में यहाँ पर जो दोनों ही रिएक्शंस के अंदर इनमें साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो केमिकल पोटेंशियल के कारण जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है या शुद्ध जल जो होता है का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा डिफ्यूज़न होने पर, इस प्रकार डिफ्यूज़न होने को ही हम यहाँ पर परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। सेल में जल के प्रवेश को हम यहाँ पर एंडोस्मोसिस, और जल के सेल में से निकल जाने को हम एक्सोस्मोसिस कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया हमें किशमिश, ड्राई किशमिश और पोटैटो में देखने को मिलती है। इसके एक और फिनोमिना को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा समझ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द का जो यूज़ होता है वो एक आइडियल कंडीशन है। उस कंडीशन में जो ज़्यादा अधिकतम प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है वो किसी भी ऑस्मोटिक एक्टिव जो घोल होता है, सॉल्यूशन जो होता है, उस समय उसके अंदर ये ओरिजिनेट होता है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा शुद्ध जो प्योर सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन से इसको सेपरेट किया जाता है। उसी प्रेशर को यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जिसकी कुछ विशेष कंडीशंस होती है, जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना इसके लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए शुद्ध सॉल्यूट यानी शुद्ध जल या प्योर वाटर होना चाहिए। इसकी रेजिडेंस के लिए इसके अपैरेटस होने चाहिए। इस प्रकार इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के
इसके मेज़रमेंट के लिए या ऑस्मेटिक प्रेशर की मेज़रमेंट के लिए एक वॉन हॉफ ने एक सूत्र दिया था, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर पाई का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, आर फोर है गैस का कांस्टेंट, ये गैस का कांस्टेंट है 900 कांस्टेंट, जो इक्वल टू होता है 0.082 लीटर पर मोल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 22.4 एटम्स या 22.7 बार्स के इक्वल टू होता है। एन नंबर ऑफ मोल की कंसंट्रेशन, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आती है, पाई और ओ पी यानी ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी इक्वल टू सी आर टी। एन अपॉन वी का यहाँ पर मीनिंग निकलता है सी, यानी पर लीटर सॉल्यूट की मोल कंसंट्रेशन। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम 273 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग पर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से डिवाइड करते हैं, 1 इंटू 0.082 इंटू 273, तब हमें ये 22.4 एटमॉस्फेयर पर 22 डिग्री सेल्सियस पर ये हमें प्राप्त होता है। इसकी कैलकुलेशन पर हमें ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो 24 एटमॉस्फेयर पर हमें प्राप्त होती है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर्स को फैक्टर्स प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, सबसे पहला है आयोनाइजेशन, यानी कि जो पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा है वाटर वॉल्यूम्स, वाटर की जो वॉल्यूम होती है पर लीटर 1000 ग्राम होती है। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर है वो है हाइड्रेशन ऑफ सोल्यूट, यहाँ सोल्यूट द्वारा सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स ये फॉर्म करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस है रूट हेयर्स द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, सेल की जो टर्जिटी यानी स्फीति अवस्था स्टेज के लिए लीफ और अदर प्लांट ऑर्गन्स जितने भी हैं से संबंध के स्ट्रेस को सीधे खड़े रखने में या उन्हें स्ट्रेट खड़े रखने में ये ऑस्मोसिस मदद करता है। ये स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती है उन गार्ड सेल्स के अंदर में चेंजेस, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में भी ऑस्मोसिस अपना इफेक्ट दर्शाता है। फ्रूट्स और स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानियों के कटने फटने की जो कंडीशंस होती है या मैचुरेशन की जो कंडीशन होती है उसमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर अपना रोल अदा करता है। इसी प्रकार यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वाटर के ट्रांसपोर्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसको हम यहाँ पर एक और अदर फिनोमिना से भी जान सकते हैं, जैसे एक टर्जर प्रेशर और सेल वॉल प्रेशर और डीपीटी यानी डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिक्ट, जिसे एक स्पेशल प्रकार के एग्जांपल से हम देख सकते हैं। जैसे कोई सेल है, उस सेल के अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर वैक्यूल सैप पाया जाता है और वाटर जो होता है वो सेल के बाहर की ओर पाया जाता है जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। ये एंडोऑस्मोसिस को शो करता है। जो सेल में जो वाटर एंटर करेगा वो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा करता है।
यहाँ पे जो फिनोमेना वर्क करती है कि जैसे हम सेल के अंदर पाए जाने वाला सेल सैप होता है, उन सेल सैप को अपनी आउटर स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा एक प्रेशर प्रोड्यूस किया जाता है जिसे टीपी या टर्जिट प्रेशर कहता है। इसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अपनी खुद की आकृति और आकार को बनाए रखने के लिए फिर से उसकी विपरीत दिशा में एक प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिसे हम पीएम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर कहते हैं, जिसे वॉल प्रेशर भी हम यहाँ पर कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों से एक इक्वेशन का निर्माण होता है जिसे डीपीडी यानी कि डीपीडी इक्वल टू OP1 माइनस OP2। हम इससे पहले डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिशियंसी इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं। ये इक्वल टू माइनस रेडियंट है। और दूसरी इक्वेशन में जो आर होती है, रेट होती है, वो टीपी और WP के इक्वल होती है। देखिए दूसरी इक्वेशन में हम डीपीटी इक्वल टू OP ऑस्मोटिक प्रेशर 1 एक कंसंट्रेशन में और दूसरे पार्ट के कंसंट्रेशन में OP2 माइनस TP। तीसरी वाली इक्वेशन में OP1 माइनस OP2 इक्वल टू माइनस वॉल प्रेशर, ऊपर वाला टर्जिट प्रेशर TP और वॉल प्रेशर। अब हम चौथी इक्वेशन में देखें तो OP1 और OP2 से निकलने पर ऑस्मोटिक प्रेशर की प्राप्ति होती है, जो कि एक सांद्रता बढ़ने पर नेगेटिव में प्रेजेंट होता है, और टर्जिट प्रेशर जो विपरीत दिशा में काम करने के कारण नेगेटिव होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इक्वेशन को सोल्व करने पर हम DPD इक्वल टू OP प्लस पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव का फॉर्मेशन करते हैं और TP हो जाता है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ अगर OP ऑस्मोटिक प्रेशर 10 हो और टर्जिट प्रेशर अगर -4 हो तो फिर क्या होगा, तो DPT कितना होगा, तो DPD इक्वल टू OP माइनस TP, तो OP प्लस TP इक्वल टू 10 + 4 14, तो DPT यहाँ पर 14 होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के अंदर।